नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी अफवाह है। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जल्द ही हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन, एक और स्वदेशी वैक्सीन ज़ाइकोव डी, ये शामिल हो सकती है अगर इसको अप्रूवल मिलता है हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में। ये 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की एक वैक्सीन है और जाइडस कैडिला ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी इसके लिए मांग ली है, जो कि उम्मीद करते हैं कि महीने के अंत तक या फिर शुरुआत अगस्त की जो है उसमें वो उपलब्ध हो जाए। आपको बता दें कि इसका जो एफिकेसी हो वो 66.6% बताई जा रही है। 3 डोज में ये दी जाएगी और तीनों डोज को देने के लिए सुई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये क्यों अहम हो जाती है, इसमें ऐसा खास क्या है? दरअसल इंसानों के लिए ये दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन बताई जा रही है। और क्या है डीएनए वैक्सीन, प्लाज्मिड डीएनए क्या है, ये सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल से और सीनियर वायरोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं और वो सेवा मुक्त प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरमन सिंह, ये जो वैक्सीन है, ये दूसरी वैक्सीन अब तक जो हम देखते आए हैं, चाहे वो एड्यूनो वायरस की हो या एमआरएनए की, उनसे अलग क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये, जैसा आपने कहा कि एक तो ये डीएनए बेस्ड है। इसमें क्या किया है उन्होंने कि सिंथेटिक जो डीएनए है उसको प्लाज्मिड में, एक प्लाज्मिड होता है वो डीएनए का एक कंपोनेंट होता है जिससे कि वो ऑटो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसमें सिंथेटिक जो स्पाइक प्रोटीन का जो जीन एनकोड करता है उसको सिंथेटिकली लिया, बनवाया और उसके बाद इसमें डाल दिया। तो पहली बात तो ये हुई कि प्लाज्मिड बेस्ड है और इसमें डीएनए है। दूसरी चीज जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने भी कई बार कहा है कि जिस तरह से जी 30 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन उसकी पैराफर्नेलिया और उसको इंजेक्शन को भरने में और लगाने में, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत टाइम लगता है। तो ये बहुत अच्छा काम जायडस ने किया है कि इसमें सिरिंज और निडल का ही इस्तेमाल नहीं हुआ। एक इंजेक्टर होता है, फर्म है, कंपनी बनाती है, वो अभी और बाद में हो सकता है कि वो इंडिया में ही उस इक्विपमेंट को बनाया जाए, इससे मल्टीपल टाइम एट ए टाइम सैकड़ों लोगों को बहुत जल्दी वैक्सीन लग सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज होगी और इंडिया में अगर ये तो डीसीजीआई का अगर अप्रूवल मिल जाता है इमरजेंसी यूज के लिए, तो हमारे पास एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। और एफिकेसी जहां तक आपने बताया 66% है, वो है अगेंस्ट इन्फेक्ट। बट इन्होंने रिपोर्ट जो किया है वो कहा है कि सीवियरिटी के लिए एंड मॉडरेट इन्फेक्शन के लिए इसकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 100%। आई थिंक इट इज वेरी एनकरेजिंग एंड लेट अस होप कि डीसीजीआई इनको अप्रूवल दे। जी डॉक्टर चौहान, आप ये जो नई डीएनए बेस्ड वैक्सीन है इसके बारे में क्या सोचते हैं? तकनीक नई है, तो नई तकनीक को कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल करना, क्या ये ज्यादा बेहतर तरीका रहेगा या पुराने जो तरीके इस्तेमाल हो रहे थे वो शायद ज्यादा डिपेंडेबल रहते? मैं आपको जो सब मेरे मित्र ने जो कहा, मेरी एको हो रही है आवाज, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आप। अच्छा, तो उसमें मैं एक स्टेप पीछे लेता हूं कि जो प्लाज्मिड डीएनए है, इसको प्लाज्मिड इसलिए बोला जाता है, ये क्रोमोसोम के डीएनए से अलग होता है और इसकी सर्कुलर शेप होती है, ये सर्कल में होता है, डबल स्ट्रैंडेड, दोनों तरफ से बंद होता है। ये बहुत पुरानी इजाद है, बिल्कुल नई इजाद नहीं है। इनफैक्ट एमआरएनए को हम नहीं मानते हैं। डीएनए का तो 1984 से जीन थेरेपी वगैरह की जब आप बात सुनते हैं, और लैब्स में हम लोग जब छोटे थे तब से हम लोग जीन गन से डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। इसकी साइंस ये है कि मोलिकुलर बायोलॉजी में आप डीएनए से आरएनए बनाएं और आरएनए से प्रोटीन बनाएं, और प्रोटीन ही आपको देना पड़ेगा जिसकी आपकी इम्यून रिस्पॉन्स होती है, चाहे आप पूरा वायरस दीजिए, चाहे आप कैसे भी करें। तो जैसे समरण ने अभी बताया, सर्कुलर डीएनए को खोला जाता है, छोटा डीएनए होता है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से खोल के एस प्रोटीन का सीक्वेंस उसमें डालते हैं,
अच्छी बात प्लाज्मिड डीएनए की है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये अपने आप को खुद ही रेप्लिकेट करता है, इसको वेस्टर्न मशीन नहीं चाहिए। अब सवाल ये है जो आपने नहीं पूछा है कि बाकी वैक्सीन हम 2 से 1 शॉट की तरफ जा रहे हैं, तो ये वैक्सीन 3 शॉट क्यों है? अगर अच्छा है सब कुछ तो उसमें ये है कि डीएनए की डायरेक्ट डिलीवरी करना, पहली बात तो वेरी क्विकली। एमआरएनए और डीएनए वैक्सीन में क्या फर्क है? डीएनए को न्यूक्लियस में जाना, सेल में न्यूक्लियस होता है अंदर, वो वहीं पे जाना बहुत जरूरी है, वहां पे एमआरएनए बनेगा और फिर एमआरएनए को बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोप्लाज्म में, जहां पे एमआरएनए वैक्सीन फाइजर की और मॉडर्ना की जाती है। तो इसमें एक स्टेप मोलिकुलर बायोलॉजी का ज्यादा है और डीएनए की डिलीवरी, ये डीएनए की वैक्सीन मीजल की, इबोला की कब से बना रहे हैं हम, मुद्दतें हो गई, पिछले 20 साल से बना। आपने जैसे कहा कि ह्यूमन के लिए अभी तक कोई भी डीएनए वैक्सीन नहीं, जबकि डीएनए की टेक्नोलॉजी आरएनए टेक्नोलॉजी से बहुत पुरानी है जी। उसका कारण यही है कि इसकी एफिशिएंट डिलीवरी करना न्यूक्लियस से एमआरएनए को बाहर आना, उसमें टाइम लगता है। और जो जाइडस ने अच्छा काम किया, इनका डिलीवरी एजेंट क्या है वो हमें मालूम नहीं है, बट विदाउट डिलीवरी एजेंट ये अंदर नहीं जा सकता, तो ये इनकी नई इजाद है। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर ये 100 वैक्सीन बनती है तो सिर्फ 33 लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, तो ये इसके लिए डीएनए वैक्सीन सेफ होती है, एफिकेसी की आपने बात ही करनी, बट नई वैक्सीन से आप एक्सपेक्ट करेंगे सिंगल शॉट वैक्सीन होती है, बट क्योंकि जॉनसन जॉनसन सिंगल शॉट है, स्पुतनिक भी सिंगल शॉट की बात करता है, कैंपसाइनो भी सिंगल शॉट की बात करता है, पर चूंकि ये वैक्सीन बनती है 1.5 साल से जी, तो अब ऐसे समय पे आई है। और इसमें एक्साइटिंग बात है, 28,000 लोगों पे जो टेस्ट किया उसमें से 1,000 लोग 12 से 18 साल की उम्र के, तो वो बड़ी एक्साइटिंग बात है। अगर इनको वहां हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड में ये पहली डीएनए वैक्सीन होगी। इसलिए नहीं कि बहुत नई चीज आ गई है, इस जैसे लोग डीएनए वैक्सीन बनाने नहीं पाए, हालांकि साइंस बहुत पुरानी है। बिल्कुल साइंस, ये बात आप सही कह रहे हैं, साइंस पुरानी है, पर ये जो इजाद, ये जो हम देख रहे हैं वैक्सीन पहली बार देख रहे हैं, तो डॉक्टर सरमन सिंह क्या वजह रही है? थोड़ा क्योंकि जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, इसको लेकर के कई लोगों के अंदर ऐसी भी धारणाएं होती हैं कि डीएनए आपके अंदर इंजेक्ट हो रहा है, कहीं ये इस तरह की धारणाएं लोगों के मन में आ जाती कि डीएनए कहीं आपकी बॉडी के डीएनए को इन्फ्लुएंस ना कर दे, तो इस तरह की क्या डर लोगों के अंदर पहले इस तरह की वैक्सीन को लेकर रहे हैं? अंजलि जी देखिए, पब्लिक में डर तो मुझे नहीं लगता अभी ज्यादा होगा, बट साइंस में भी थोड़ा सा, जिसका जैसे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जो बताया कि टेक्नोलॉजी पुरानी है, वन कैन क्वेश्चन कि अगर टेक्नोलॉजी पुरानी है तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं सोचा। उसके कुछ कारण हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जितनी भी डीएनए वैक्सीन बनाए, कंपैरेटिवली उनकी इतनी सक्सेस रेट जो देखा जाए तो अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनकी कंपैरेटिवली बेटर थी। आरएनए की जितनी भी वैक्सीन बनी पिछले जमाने में अदर देन कोरोना, वो सक्सेसफुल ज्यादा नहीं रही। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो पिछले हम 1-1.5 साल में देखते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आरएनए की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही, जो कि अभी तक नहीं थी। इसमें जो डीएनए की जहां तक सवाल है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं सोचा, इसमें बहुत सारे लोगों के अपने अपने साइंस के स्कूल ऑफ थॉट्स 2 तरह के होते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब भी डीएनए दिया जाता है, और क्योंकि प्लाज्मिड हो या किसी भी उसमें प्रोटोकॉल में दिया जाए, किसी भी कैरियर में दिया जाए, ठीक है, उसका कुछ लोगों का मानना यह है कि कुछ इसमें ऑटो एंटीबॉडी बनती हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होने के, शायद उनको साइंस के कुछ पेपर्स हैं। आजकल देखिए पब्लिक भी सारे जो बहुत सारे पेपर जो हम कहते हैं फ्री एक्सेस वाले जो पेपर होते हैं, तो वो अवेलेबल होते हैं। आप गूगल पे देंगे तो उसमें एक जनरल पब्लिक के लिए आते हैं कुछ इंफॉर्मेशन, तो साइंटिफिक जो जर्नल्स में पब्लिश हुए होते हैं वो भी फ्रीली आजकल अवेलेबल एक्सेस होती है उनकी। तो वो जब साइंस के पेपर भी मिल जाते हैं तो लोगों के बहुत सारी तरह की जो पढ़ने के लिए चीजें मिल जाती हैं, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं ज्यादा, तो वो साइंटिफिक पेपर भी पढ़ लेते हैं। तो उसमें इस तरह की धारणाएं तो आप देखिए हर वैक्सीन के अगेंस्ट लोगों की कुछ न कुछ धारणाएं हैं।
तो हेजिटेंसी जिनमें है उनमें कुछ न कुछ तो हेजिटेंसी के कोई न कोई तो कारण वो बताएंगे। आप फाइजर के लिए उसमें भी है, अमेरिका में, अमेरिका जैसे कंट्री जो हाईली एजुकेटेड कंट्री है उसमें भी फाइजर मॉडर्ना के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोगों ने हेजिटेंसी दिखाई। आप दूसरी कोविशील्ड या जो भी एस्ट्राजेनेका जिसको हम कहते हैं उसके अगेंस्ट भी है, और कोवैक्सीन के लिए उसमें भी उतना ही वक्त थोड़ा सा कम है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम लोगों के लिए इस बात पर फोकस करना, अपना ध्यान केंद्रित करना जरूरी है कि एक नई वैक्सीन आ रही है। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में अगर उसको अप्रूवल के बाद जोड़ा जाता है तो और तेजी और बल देगी वो टीकाकरण कार्यक्रम को। शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस नई टेक्नोलॉजी को समझाया। और लोगों को भी समझना चाहिए कि जब हमें मौका मिले, क्योंकि वैक्सीन बढ़ती जा रही है, हमें टीका जरूर लगवाना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर निधि झा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है नोवा साउथ एंड फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से। शुक्रिया डॉक्टर झा हमसे बात करने के लिए। आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर के इतनी खबरें छपती रहती हैं और लोगों में चिंताएं बढ़ रही हैं, खासतौर पर उनमें जो कोविड से रिकवर करके आए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के सामान्य सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं? माइकोसिस में सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हम सुन रहे हैं उतने ज्यादा इन्फेक्शंस नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस के केसेस सबसे ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में आते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब कि जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, ऑलरेडी उनको HIV है या ट्यूबरकुलोसिस है, या कोई भी क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज मतलब कि कोई भी क्रॉनिक बीमारी जो काफी दिनों से उन्हें है, उन केसेस में आ रहे हैं। या कुछ पेशेंट जो बहुत एल्डरली हैं और स्टेरॉइड पे हैं, उनमें आ रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगस जो होता है उससे इन्फेक्शन होता है, और उस इन्फेक्शन में ये होता है, ये बहुत सारी जगहों को, आपके आईज को, आप प्राइमरीली जो ये करता था वो लंग्स को करते हैं, बट ये आईज को, स्किन को, नोज को, बहुत सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है। बॉडी के एक से ज्यादा पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है। और इसमें क्या होता है, शुरुआती लक्षणों दिनों में वहां पे उस एरिया में नंबनेस आ जाती है। जो शुरुआत होता है तो हल्का हल्का टच करने पे सेंसेशन आपको कम फील होता है। फिर वहां पे ब्लैक कलर के लीजन्स आने लगते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे आने लगते हैं। फिर वो इंक्रीज होते हैं, बहुत फल्मिनेंट डिजीज होता है, सडनली स्टार्ट होके बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो इसीलिए पहले एक्सपेक्ट करना कि सबसे इम्पोर्टेंट इस केस में ये है कि पहले आपके डॉक्टर को, आपके क्लिनिशियन को पहले ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि इन केसेस में ये हो सकता है। जनरली ये जो देखा जाता है कोविड इन्फेक्शन के 12 से 15 दिनों में देखा जाता है, खास करके उन मरीजों में जिनमें स्टेरॉइड चला है, या वो बूढ़े हैं, या उनको पहले से डायबिटीज या किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज की समस्या है। तो इसका आप जो हेल्प कर सकते हैं आपके है कि अर्ली से अर्ली आपको लगता है कोई कालापन, कोई नंबनेस, कोई स्किन के एरिया में, आईज के एरिया में, या सांस लेने में सडनली आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। जी डॉक्टर, क्या ये बीमारी घातक है, और क्या ये हर किसी के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होती है, या कुछ खास किस्म के लोग होते हैं या कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए ये घातक होती है? नहीं, देखिए, अगर किसी को म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है मतलब कि उनमें कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, या तो बुढ़ापा होगा या किसी भी तरह का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होगा, उन्हीं में 98% केसेस उन्हीं में आ रहे हैं। कुछ 1-2% है जो दूसरे नॉर्मल पॉपुलेशन में भी आ रहे हैं। और जहां आपने पूछा कि ये खतरनाक है या कितना खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इवन 50% तक की मोर्टालिटी रेट देखी गई है। आधे पेशेंट भी मर जाते हैं। कभी कभी जो आईज का म्यूकरमाइकोसिस है तो आई निकालना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि स्किन के जिस पार्ट पे आया है वो पार्ट एम्पुटेट करना पड़ सकता है। मतलब कि हमें जल्दी से जल्दी उसको बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी जल्दी इसको पकड़ पाते हैं। हो जाने के बाद मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें भी बहुत प्रॉम्प्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं।
डॉक्टर्स को बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ता है। इसलिए मरीज को भी बहुत फास्ट एक्शन, आपको लगे आप इतना दिन रात न्यूज में सुन रहे हैं, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप तुरंत अपने जो केयर गिवर हैं, आपके डॉक्टर हैं जिनसे आप पहले दिखा रहे थे, या आपको कुछ समझ नहीं आए तो जो आपके जिले के बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है, वहां तुरंत जाएं, कोविड स्पेसिफिक अस्पताल में जाएं। सबसे डॉक्टर, ऐसी कोई सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं इसको दूर रखने के लिए? सावधानियां बरतने का ये है कि देखिए, सफाई पे ध्यान दें, जितना आपका हाइड्रेशन पे ध्यान दें, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, मल्टीविटामिन जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो अपने मल्टीविटामिन आप टाइम से लें। खाने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपका फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अगर आप डायबिटीज हैं तो डायबिटिक हैं तो आपका डायबिटीज अंडर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको बीपी की बीमारी है तो आपका बीपी कंट्रोल होना चाहिए। तो हर तरीके से आपके अंदर जो अंदरूनी क्रॉनिक बीमारी है उसको आपको कंट्रोल में रखना है, सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना है, और जल्दी से जल्दी आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए। तो उम्मीद करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर आपके अंदर अगर कोई भी असमंजस था, सवाल थे, वो दूर हो गए होंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।